मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आज प्रयागराज के दौरे पर थे। प्रयागराज में उन्होंने मीडिया से बात की। बातचीत में उन्होंने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड में जो पोषित माफिया है, जिसने ये सारा काम कराया है, वह माननीय अखिलेश यादव जी के समय का पोषित माफिया है। समाजवादी पार्टी ने ही उसको खड़ा किया था। समाजवादी पार्टी ने ही उसको विधायक बनाया, सांसद बनाया, और आज उन्हीं के दम पे, उसी शय के दम पर आज उसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी, उनकी सरकार सक्षम है उससे निपटने के लिए, और जल्द ही जिस तरह योगी जी ने कहा है उसको मट्टी में मिलाने का काम जोरों शोरों पे चल रहा है। साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि कोरोना को लेकर लगातार देख रहे हैं कि कई जिलों में या कई प्रदेशों में धीरे धीरे बढ़ रही है संख्या, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, तो उन्होंने कहा कि पूरी टीम तैयार है, डॉक्टरों के पैनल तैयार हैं, हर अस्पतालों में कोरोना के अलग से वार्ड बनाए गए हैं, वहाँ पर बेड रिजर्व करके रखी गई है, और जैसे ही कोई मरीज आता है कोरोना का, उसको तुरंत ही डॉक्टर आइसोलेशन के लिए घर पर रख देते हैं और उसकी नियमित जांच की जाती है। साथ ही साथ आने वाले 2025 महाकुंभ के लिए भी उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की प्राथमिकता है कि महाकुंभ हम जोर और शोर से मनाएंगे। पूरी तरह से इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। जहां जहां भी चौड़ीकरण का काम था वो पूरा किया गया है। पानी की व्यवस्था पूरी सुनिश्चित की जा रही है। नदी नाले से जो जुड़ने वाले नाले हैं उनमें एसटीपी लगाई जा रही है, जिससे कि जितनी भी पानी है वो गंगा में कोई भी दूषित जल न जाने पाए। साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चिंताएं हो रही हैं, उसको लेकर उन्होंने औचक निरीक्षण भी किया, यहाँ के एसआरएन अस्पताल भी गए। साथ ही साथ उन्होंने सीएमओ से भी जानकारी ली। उन्होंने पूछा कि किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं चल रही हैं, मरीज कैसे देखे जा रहे हैं, और क्या आपने अपनी तरफ से कोरोना को लेकर तैयारियां कर रखी है। आज उनका दौरा पूरे दिन चलता रहेगा, और उसके साथ ही साथ वो भ्रमण करके जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनकी जानकारियां लेते रहेंगे। कैमरामैन पीयूष पांडे, प्राइम न्यूज़, प्रयागराज। बहुजन समाज पार्टी की आज एक अहम बैठक है। हम इस वक्त मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में, जहां पर ये बैठक चल रही है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये मायावती अभी कुछ ही देर में यहां पर आएंगी और आकर के जो 75 जिलों के जो पदाधिकारी आए हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनके साथ में बैठक करेंगे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये 75 जिलों के अलग अलग पदाधिकारी मौजूद हैं, क्योंकि जो बैठक है वो 2024 चुनाव को लेकर के है, साथ ही साथ नगर निकाय चुनाव को लेकर के है। जिस तरीके से चुनाव होने हैं उनको लेकर के अब बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से तैयारी करती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी काफ़ी लंबे समय से बिल्कुल शांत पड़ी हुई थी। अब कहीं ना कहीं जब चुनाव सामने हैं तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दे रही है। हालांकि आज इस बैठक में कई रणनीतियाँ बनेंगी कि किस तरीके से चुनाव में जाया जाए, किस तरीके से जनता के बीच में जाया जाए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के ये बैठक रखी गई है। हालांकि बैठक में कई बदलाव भी हो सकते हैं कि कई जो पदाधिकारी हैं उनके जो कार्य क्षेत्र, जो कार्यकाल है, वो भी कहीं ना कहीं बदले जा सकते हैं। साथ ही साथ अतीक अहमद की पत्नी की जिस तरीके से बात चल रही थी, टिकट की बात चल रही थी, वो टिकट कहीं ना कहीं कट चुका है, लेकिन चर्चाएं उस पर भी बनी हुई हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि जब मायावती आएंगी और आकर के बैठक को संबोधन करेंगी तो उसमें क्या कुछ रहता है, किस तरीके की ये बैठक रहती है, ये देखना होगा। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। माफिया अतीक अहमद के बहनोई को मेरठ पुलिस और एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद उसको प्रयागराज अपने साथ लेके गई है। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद दो शूटर और अतीक अहमद का बेटा असद को संरक्षण देने का इस पर आरोप लगा है, जिसके चलते उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार के बाद उसको प्रयागराज अपने साथ लेके गई है और उस पर बड़ी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद कई आरोपी जो शूटर थे उनका एनकाउंटर हो चुका है और अतीक अहमद का छोटा बेटा असद भी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उसके साथ में दो शूटर भी अभी फरार हैं, जिसके ऊपर अभी हाल ही में कई हजारों का जो है इनाम रख दिया गया है, लेकिन अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिसमें अभी अतीक अहमद की बीवी भी अभी
पुलिस की गिरफ्त से दूर है, अभी पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हाल ही में अब डॉक्टर अखलाक यानी कि अतीक अहमद का जो बहनोई है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और वो मेरठ के अब्दुल्ला क्षेत्र में सीएचसी में डॉक्टर के रूप में तैनाती थी, उसकी सरकारी डॉक्टर था, जिसको लेकर पूछताछ की जा रही है और उससे और अन्य सुराग मिलने अभी बाकी हैं, जिसके बाद प्रयागराज पुलिस उसको लेके गई है और उसके बाद उससे पूछताछ में पता लगेगा कि अतीक अहमद का बेटा असद और अन्य 2 शूटर कहां हैं। कैमरामैन वंश के साथ सलीम सैफी, प्राइम न्यूज, मेरठ। उमेश पाल हत्याकांड में परत दर परत नई कड़ी जुड़ती जा रही है। जिस तरह एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अशरफ के साले सद्दाम और उनका भतीजा असद दोनों वीडियो में दिख रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि सीबीआई में पेशी के लिए जब अशरफ गए थे उस समय का यह वीडियो है। उस समय ये तीनों एक साथ दिखे थे। जिस तरह पुलिस लगातार ढूंढ रही है सद्दाम को, उनके ऊपर आरोप है कि वो जो है प्रशासन के पास उसकी कोई भी फ़ोटो नहीं है जिस तरह कि उसको पकड़ा जा सके, इसलिए प्रशासन लगातार ढूंढ रही है। जेल में जाकर मिलना, बरेली जेल में जाकर अशरफ से लगातार मिलना और वहाँ से सूचनाएं लेकर आना और जो भी उनके गैंग मेंबर थे उन गैंग मेंबर तक सारी सूचनाएं पहुँचाना, ये सद्दाम का काम था, ऐसा प्रशासन ने उसके ऊपर आरोप लगाया है। प्रशासन का कहना है कि शूटरों की मदद के लिए भी सद्दाम ने मदद की थी और उसी के साथ ही उसको पकड़ने के लिए कई जगह टीमें लगाई गई थी, लेकिन उसका कोई फ़ोटो नहीं था, इसलिए प्रशासन को, पुलिस को बहुत दिक्कत हो रही थी। अब ऐसा वीडियो वायरल होने के बाद एक बार सद्दाम की फ़ोटो सामने खुलकर आ गई है, जिससे अब प्रशासन को काफ़ी मदद होगी उसको पकड़ने में। एक बार अगर सद्दाम पकड़ में आ जाता है तो निश्चित ही ये पूरी तरह से कलई खुल सकती है कि वो किस तरह से इंफॉर्मेशन वहाँ से जेल से निकाल कर बाहर लाता था और उसने ये इंफॉर्मेशन किस किस को दी थी। क्या उमेश पाल हत्याकांड के पहले ही एक बार फिर वो अशरफ से मिला था और अशरफ ने ये पूरी रणनीति के तहत कुछ इंफॉर्मेशन वहाँ से बाहर भेजी थी, जो कि उसने जो भी शूटर्स थे या जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुँचाई थी। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसकी फ़ोटो वायरल हुई है, इसकी फ़ोटो मिलने के बाद क्या प्रशासन, पुलिस और एसटीएफ सद्दाम को पकड़ पाती है या नहीं पकड़ पाती है। पीयूष पांडे, प्राइम न्यूज़, प्रयागराज। बता दें, बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र के नया गांव में विकसित की जा रही बिहार कॉलोनी में स्थित मंजू पत्नी सतीश के मकान में चल रही एयर स्टार मेगा प्राइवेट लिमिटेड नामक फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट हो गया था। विस्फोट में मकान भल में जमींदोज हो गया और फैक्ट्री संचालक के भाई 3 मजदूर सहित 5 लोगों की मौत हो गई और उनके शव के चित्रे उड़ गए थे। यही नहीं, विस्फोट इतना भयंकर था, आसमान में धूल का गुब्बारा और आसपास के मकानों के दरवाजे, खिड़कियां के शीशे टूट गए। बुलडोजर के साथ राहत बचाव के दल के कर्मियों ने 5 घंटे तक बचाव कार्य चलाया। फैक्ट्री संचालक राजकुमार आदि के खिलाफ विस्फोट अधिनियम के धाराओं के तहत कोतवाली नगर में मुकदमा भी दर्ज किया गया। बुलंदशहर केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में छापेमारी, शहर में बड़ी मात्रा में मिला केमिकल का जखीरा। आरोपी राजकुमार के घर और 4 इलाके में मिली बड़ी मात्रा में केमिकल की खेप। आपको बता दें, बुलंदशहर में शुक्रवार को केमिकल फैक्ट्री में हुए भयंकर विस्फोट के बाद जैसे जैसे SIT की जांच शुरू हुई, मामले की परतें खुलनी शुरू हो गई। प्रारंभिक जांच के बाद छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक केमिकल और सामग्री की खेप बरामद की गई। यही नहीं, राजकुमार के घर से नोट गिनने की 2 मशीनें भी बरामद हुई। बताया जाता है कि बुलंदशहर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में आतिशबाजी का बहुत बड़ा कारोबार संचालित हो रहा था। हालांकि बम निरोधक दस्ते ने बुलंदशहर पहुंचकर विस्फोटक केमिकल और पदार्थ को खेप को सेफ जोन में रखकर निष्क्रिय कर दिया। इस फैक्ट्री में धमाके मामले में फैक्ट्री संचालक राजकुमार गिरफ्तार। अवैध फैक्ट्री में केमिकल पेंट तैयार करता था आरोपी राजकुमार। फैक्ट्री में तैयार हो रहा था अत्यंत ज्वलनशील विस्फोटक क्षमता वाला लाकार केमिकल। बड़े 2 ड्रम में हुआ था धमाका, दूर दूर तक महसूस की गई थी धमाके की आवाज। पुलिस ने राजकुमार के साथी प्रशांत को भी किया गिरफ्तार। राजकुमार से पुलिस की टीमें अभी भी कर रही हैं पूछताछ। फैक्ट्री में हुए धमाके में एक मासूम समेत 5 लोगों ने गंवाई थी जान। बुलंदशहर स्वाट टीम और नगर कोतवाली पुलिस की टीम ने राजकुमार और प्रशांत को किया गिरफ्तार। कैमरामैन मुजम्मिल के साथ मैं अदनान इबाद, प्राइम न्यूज, बुलंदशहर। कानपुर के बांस मंडी इलाके में स्थित कपड़ा मार्केट में लगी आग को 50 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। दमकल विभाग की 150 गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा चुका है। प्रयागराज और लखनऊ से जो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की फायर ब्रिगेड थी वो मंगाई गई थी। साथ ही अब
आगरा से एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की फायर ब्रिगेड मंगाई गई है, जो तीसरी हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की फायर ब्रिगेड होगी जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। कल शाम को ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें कानपुर पहुंच गई थी और उन्होंने मोर्चा संभाल लिया गया था। गैस कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है दमकल कर्मचारियों के लिए, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के लिए, क्योंकि जिस तरह से गुरुवार देर रात से बिल्डिंग जल रही है, 4 बिल्डिंगें जो हैं, चाहे मसूद टावर हो, हमराज कॉम्प्लेक्स हो और एआर टावर समेत 4 जो कॉम्प्लेक्स हैं वो जलकर खाक हो चुके हैं। अंदर जाकर ऑपरेशन करना मुनासिब नहीं हो पा रहा है क्योंकि बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। आग के कारण दरारें आ गई हैं और एआर टावर जो कॉम्प्लेक्स है वो अपनी जगह से खिसक भी चुका है। तो कोई बड़ी घटना हो सकती है, उसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए बाहर से ही जो फायर ब्रिगेड के दमकल विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, चाहे एसडीआरएफ हो एनडीआरएफ है, वो ऑपरेशन चला रही है। बाहर जो आग है उसको पूरी तरह नियंत्रण पाया जा चुका है, लेकिन अंदर जो माल कपड़ा भरा है, डमी के रूप में कपड़े जो लगाए जाते हैं, शो ऑफ किया जाता है, डमी होती हैं, वो प्लास्टिक की होती हैं, तो इसलिए वो जल रही हैं और वो रह कर वहाँ पर आग भड़क जाती है। तो ये बड़ी समस्या हो रही है दमकल कर्मचारियों के लिए। इसके साथ ही बगल का जो टावर था, अर्जन टावर, उस पर भी आग पहुंच गई है। नफीस टावर में आग पहुंच गई है। नफीस टावर में स्थित एसबीआई बैंक जलकर खाक हो गई है। लेकिन कस्टमरों के लिए राहत की बात यह है कि समय रहते ही वहां से नकदी और ज्वेलरी और जो ज़रूरी दस्तावेज हैं वो निकाल लिए गए थे। एसबीआई बैंक यहाँ की सबसे बड़ी बैंक है क्योंकि थोक मार्केट है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है, इसलिए लाखों और करोड़ों का टर्नओवर होता है। लेकिन राहत की बात यह है कि एसबीआई बैंक ने समय रहते ही जो नकदी, ज्वेलरी और ज़रूरी दस्तावेज है वो निकाल लिए थे। अर्जन जो कॉम्प्लेक्स है उसे खाली कराया गया है। अब आग जो है दूसरे कॉम्प्लेक्स यानी अर्जन कॉम्प्लेक्स तक पहुँच गई। नफीस टावर में आग पहुंच गई है जिसमें एसबीआई जो बैंक है वो प्रथम तल पे, वो जलकर खाक हो गया है। सबसे बड़ी चुनौती हो गया है अब सब प्रशासन और दमकल कर्मचारियों के लिए कि वो पूरी तरह आग पर नियंत्रण पाएं। और अब पुलिस को जांच में 100 भी बरामद हुआ है और 100 की शिनाख्त भी हो गई है, क्योंकि गुरुवार देर रात को ये जब आग लगी थी तो एक जो व्यक्ति है उसकी मिसिंग की सूचनाएं लगातार आ रही थी। और ये मिसिंग व्यक्ति है जो एआर टावर के सामने पान की दुकान रखते हैं, चंद्र प्रकाश जी। इनका शिनाख्त हो गई है। चंद्र प्रकाश का ये शव है और एआर टावर के द्वितीय और प्रथम तल के बीच के सीढ़ियों में ये शव मिला है, शव बरामद हुआ है जिसकी शिनाख्त हो चुकी है। चंद्र प्रकाश गुरुवार देर रात से जब से आग लगी थी तब से मिसिंग थे। उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। उनका शव बरामद हो चुका है। अभी कोई अन्य कैजुअलिटी की कोई सूचना नहीं है, लेकिन आग पर अभी पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। व्यापारियों की सबसे बड़ी चुनौती और समस्या हो गया है, अगर सरकार मुआवजे का ऐलान भी करती है तो करोड़ों का जो व्यापार है वो अब 1 से 2 महीने के लिए ठप हो जाएगा, क्योंकि अब व्यापार को पुनर्जीवित करने के लिए उन्हें एक और स्थान चाहिए होगा, क्योंकि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो जलकर खाक हो गया है। तो व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या जो आर्थिक रूप से उनको हानि हुई है और ये जो पुनर्स्थापित करने का जो व्यापार है वो कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती हो गया है। लगातार एसडीआरएफ एनडीआरएफ आर्मी की भी सहायता ली जा रही है और सबसे बड़ी प्राथमिकता है शासन और प्रशासन के लिए कि पहले पूर्णतया इस कॉम्प्लेक्स पर आग पर काबू पाया जा सके। कैमरा पर्सन तासिम के साथ आशीष तिवारी, प्राइम न्यूज़, कानपुर। मैनपुरी में जहां अधिवक्ता लगातार अपनी मांग को उठा रहे हैं, टूल टैक्स जो बढ़ाने के उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार के जो आदेश हुए हैं, टूल टैक्स अब 1 अप्रैल से बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैनपुरी जनपद के जो अधिवक्ता हैं तो उन्होंने इस पर काफ़ी रोष व्यक्त किया है और उनका कहना है कि टूल टैक्स ना बढ़ाया जाए। जो अधिवक्ता संघ के लोग हैं तो उन लोगों को कहीं ना कहीं कोर्ट तक पहुंचने में सुप्रीम कोर्ट जाते, हाई कोर्ट जाते और इस तरीके से उनका जाना ना रहता, तो कई टोलों से गुजरकर उनको जाना पड़ता है। तो टोल टैक्स इतना बढ़ा दिया जाएगा तो वो कैसे वहन कर पाएंगे। तो उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि ये टोल टैक्स उन पर ना लागू किया जाए, जो चलता रहा वही है, उनको टोल टैक्स में छूट दी जाए। इस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा है। मैनपुरी से अधिवक्ता से बंद हो
टोल टैक्स एडवोकेट कटियार इंटरनेशनल एडवोकेट ग्रुप प्रदेश उपाध्यक्ष ने परिवहन मंत्री गडकरी को पत्र लिखा है। उन्हें पत्र में कहा गया है, गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं, तो उनसे अपील की है कि जो अधिवक्ता हैं उन पर टोल टैक्स में छूट दी जाए, और उनको पत्र भी लिखा है, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है कि उन लोगों से टोल टैक्स ना लिया जाए। कहीं ना कहीं वो कोर्ट तक पहुंचते हैं, और जब वो कोर्ट तक पहुंचते हैं तो कई टोल टैक्सों का वो होकर गुजरते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको काफ़ी दिक्कत आती है, और टोल टैक्स जो बढ़ाया गया है तो कहीं ना कहीं उनको परेशानी होती है। तो उन्होंने कहा कि हमें भी टोल टैक्स में छूट दी जाए। हम लोग जब भी कहीं जब कोर्ट जाना हो और सरकारी काम करते हैं और कहीं ना कहीं आम जनता से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम जनता हित के लिए भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी उसमें छूट मिलना चाहिए। अगर इस तरीके से बढ़ेगा टोल टैक्स तो हम कैसे वहन कर पाएंगे। तो उन्होंने अपील की है कि उनको टोल टैक्स में छूट जाए। जो मैनपुरी के एडवोकेट हैं, उन्होंने कई लोगों से इस संबंध में हमने जब बात की तो उनका यही कहना रहा कि वकीलों को इसमें टोल टैक्स में छूट मिलना चाहिए, ये उनकी मांग थी। और उनसे जब इस संबंध में पूछा तो उन्होंने बताया, जो परिवहन मंत्री हैं तो उनसे भी हमारी बात हुई। नितिन गडकरी जी जो है उनको पत्र लिखा है, मेल के माध्यम से भी सूचित किया है कि जो राजमार्ग अधिकरण द्वारा टोल टैक्स में बढ़ोतरी के लिए जो प्रस्ताव प्रेरित किया गया था, उसके आधार पर 1 अप्रैल 2023 से नई दरें लागू की गई हैं। उन दरों के बढ़ने से संपूर्ण भारत के अधिवक्ता समाज मुख्य रूप से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इससे पूर्व भी टोल टैक्स की वसूली के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर शर्मा इंटरनेशनल एडवोकेट द्वारा समय समय पर अधिवक्ताओं से टोल टैक्स वसूलने की मांग उठाई जाती है। टोल टैक्स की बढ़ोतरी से अधिवक्ता समाज काफ़ी प्रभावित होता है। तो उन्होंने बताया है कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है, तो अधिवक्ता समाज बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगे। अधिक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला कोर्ट, रेलवे कोर्ट, कमिश्नरी न्यायालय जाता है, तो सड़क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं के वाहन से जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको टैक्स पे करना पड़ता है। तो उनको अपील की है कि उनको टैक्स में छूट मिले। अब देखना रहेगा कि उनकी जो अपील है किस तरीके से मानी जाती है या नहीं मानी जाती है। तो उन्होंने अपनी बात को रखा है। मैनपुरी से कैमरामैन गौरव राजपूत के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट। झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जहां अपराध को लगाम लगाने में निरंतर प्रयास कर रहे हैं, वहीं लापरवाही करने वाले सिपाहियों और उप निरीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन झांसी के मऊरानीपुर में चोरों की घटनाओं पर अंकुश लगाने में मऊरानीपुर पुलिस नाकाम साबित हो रही है। वहीं मऊरानीपुर क्षेत्र में चोरी की घटनाओं का दिन प्रतिदिन ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है, जहां कोतवाली पुलिस ने विगत दिनों 4 चोरी की घटनाओं का खुलासा किया था, तथा खुलासे में बताया था कि 3 लोगों द्वारा, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में 4 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब पीड़ित परिवार ने चोरी की घटना का खुलासा होने के बाद भी पूरे मामले से अनभिज्ञता जाहिर की है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की उनको सूचना नहीं दी गई है, ना ही उनके चोरी हुए आभूषणों की शनाख्त कराई गई है। फिर कैसे पुलिस कह सकती है कि यह हमारे घर की चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश हैं। फिलहाल पूरे प्रकरण में पीड़ित परिवार पुलिस से अपने घर चोरी हुए सामान की शनाख्त के लिए गुहार लगा रहा है तथा चोरी हुए आभूषण दिए जाने की मांग कर रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले में अब न्यायालय से अपने सोने चांदी के आभूषण जो चोरी हुए थे न्यायालय से लेने की बात कर रहा है। इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद मऊरानीपुर पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। वहीं पुलिस द्वारा किया गया खुलासा भी अब सवालों के घेरे में है। कैमरा पर्सन के साथ रवि पर प्राइम न्यूज़ झांसी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों के विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है जमकर वायरल। वहीं आपको बता दें, सारा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव हाजीपुरा का है, जहां पर बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर
झगड़ा हो गया। वही झगड़ा भी इतना हुआ कि दोनों पक्षों के तकरीबन 1 दर्जन से अधिक महिलाएं व पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जब इसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने दोनों पक्षों के घायल व्यक्तियों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर उनका उपचार जारी है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने झगड़े का वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसकी जांच के आधार पर पुलिस ने दोनों पक्षों के तकरीबन 1 दर्जन के करीब महिला व पुरुषों का शांति भंग में भी चालान कर दिया गया है। वहीं विवाद इतना बढ़ गया था कि बच्चों का विवाद इतना बढ़ गया कि ये सारा मामला बड़ों में पहुंच गया और बड़ों में लाठी डंडा जमकर खूब चले। आप साफ साफ तौर पर देख सकते हो कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है किस तरीके से दोनों पक्षों में आपस में लाठी डंडे चलते नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी प्रदीप के साथ कुलदीप वर्मा, प्राइम न्यूज, मुजफ्फरनगर। हरदोई सांडी रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें किसी अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि जनपद हरदोई के सांडी विकास खंड के जो सांडी थाना लगता है, वहां पर जजवासी के रहने वाले 3 जो दिल्ली में काम करते थे, वो अपने घर लौटे थे। उसके बाद एक पार्टी करने के लिए जा रहे थे तो देर रात किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मारी, जिससे तीनों की मौत हो गई। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि 2 शव तो मझिया गाँव के पास ही बरामद हो गए। उसके अलावा एक जो दोस्त था उनका, उसका शव करीब 1 किलोमीटर दूर तालाब के पास मिला, जो संदिग्ध भी माना जा रहा है और तमाम तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। एसपी राजेश द्विवेदी का कहना है जो तीसरे व्यक्ति का शव मिला है तो 1 किलोमीटर दूर इसकी भी जाँच की जा रही है। जाँच में ये तथ्य भी सामने आएंगे कि आखिर उसका शव इतनी दूर कैसे पहुँचा। क्षेत्र में चर्चाएँ यह भी हैं कि शायद इस अज्ञात वाहन से उसकी टक्कर हुई, साथ में फंस के सब चला गया हो या कोई और भी कारण हो सकता है। फिलहाल तीनों व्यक्तियों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। लोगों का रो कर बुरा हाल है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल जांच पड़ताल भी जारी है कि तीसरा शव जो मिला है वो इतनी दूर कैसे मिला, इसकी भी जांच की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी इसका आगे खुलासा क्या होता है। फिलहाल जो परिवार है वो काफ़ी संतृप्त है और रो कर उनका काफ़ी बुरा हाल है। कैमरा पर्सन नितेश साह, दीपक गुप्ता।